हेलो नमस्ते, वेलकम टू अलीका क्लासेज। इस क्लास में हम 5वां चैप्टर पढ़ेंगे। 5वें चैप्टर का नाम वृक्षा है। इस चैप्टर में वृक्ष के महत्व के विषय में बताया गया है कि वृक्ष का क्या महत्व है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वने वने निवसंतो वृक्षा। यहाँ वने में सप्तमी विभक्ति है। निवसंतो में नी उपसर्ग वस धातु है। वस का अर्थ होता है रहना। वृक्षः वृक्ष। प्रत्येक वन में वृक्ष रहते हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षा। यहाँ वनम में द्वितीया विभक्ति है। वृक्ष वनों की रचना करते हैं, यानी कि वृक्षों से ही वनों की रचना होती है। बहुत सारे वृक्षों को मिलाकर ही वन बनते हैं। वन जो है नपुंसकलिंग शब्द है। शाखा दोला सीना विहगा। शाखा दोला सीना विहगा। ये जो शाखा दोला सीना है, शाखा दोला और आसीना शब्द से बना हुआ है। शाखा टहनी, दोला झूला। आसीना का अर्थ होता है बैठना। विहगा पक्षी, बहुत सारे पक्षी। इसका अर्थ होगा बहुत सारे पक्षी टहनी रूपी झूलों में बैठे हुए हैं, यानी कि जो पक्षी है वो इन पेड़ों की टहनियों पर बैठे हुए हैं। उन्होंने टहनियों को झूले के रूप में बनाया हुआ है। पक्षी शाखा रूपी झूलों में बैठे हुए हैं। तई किमपि कुजंती वृक्षा। तई उनके द्वारा, किमपि कुछ भी, कुजंती कूका जाता है, कुजंती कूकते हैं। वृक्षः वृक्ष। वृक्ष उनके द्वारा कुछ भी कूकते हैं, यानी कि जो पक्षी उन शाखाओं पर बैठे हैं वो कूक रहे हैं, वो आवाज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो वे पक्षी कूकते हैं वो वृक्षों के द्वारा कूका जा रहा है, यानी कि वृक्ष उन पक्षियों के द्वारा कुछ भी कूकते हैं, क्योंकि जो आवाज़ है वो तो वृक्षों से ही आ रही है। नेक्स्ट है पिबंती पवनम जलम संततम। पिबंती में पा धातु है, बहुवचन है, प्रथम पुरुष है। पिबंती का अर्थ होता है पीना। पवनम पवन, जलम जल, संततम निरंतर, लगातार या निरंतर जल और वायु को पीते हैं। कौन? वृक्ष। यहाँ पर बताया गया है जो वृक्ष हैं वो लगातार पवन यानी कि वायु को और जल को पीते हैं। यहाँ पर पवन और जल में द्वितीया विभक्ति है, कर्म कारक है। साधु जना इव सर्वे वृक्षः। साधु जना मतलब सज्जन लोग, विद्वान लोग। इव, यहाँ पे इव जो है अव्यय है। सर्वे सभी, वृक्षः वृक्ष। जो वृक्ष हैं, सारे के सारे जो वृक्ष हैं वो साधु जना यानी कि सज्जन लोगों के। ईव का अर्थ होता है समान। सारे के सारे वृक्ष सज्जन लोगों के समान हैं। इन पंक्तियों में कहा गया है कि जो वृक्ष हैं सज्जन लोगों के समान हैं और वो पवन और जल का निरंतर पान करते रहते हैं। स्पृशन्ति पादई पातालम च। स्पृशन्ति बहुवचन है, प्रथम पुरुष है, स्पर्श धातु है। पादई पैर होते हैं, तृतीया विभक्ति है, बहुवचन रूप है। पातालम द्वितीया विभक्ति है। च और। यहाँ पर कहा गया है जो वृक्ष है जड़ रूपी पैरों से पाताल को स्पर्श करते हैं, यानी कि छूते हैं। अब वृक्ष जो है, वृक्षों के पैर तो नहीं होते, वृक्षों की तो जड़ें ही होती हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो जड़ रूपी पैर हैं, पादव होता है पैर, जड़ रूपी पैरों से पाताल को छूते हैं। नभः शीर्षु वहन्ति वृक्षा। नभः, नभ होता है आकाश, शीर्षु में सप्तमी विभक्ति है। शीर्षु का अर्थ होता है सिर पर, वहंती का अर्थ होता है ढोना। वृक्षा वृक्ष।
वृक्ष जो हैं अपने सिर पर आकाश को ढोते हैं, यानी कि जो वृक्ष है वृक्षों के ऊपर आसमान है और पैरों के नीचे यानी कि जड़ों के नीचे पाताल है। वृक्ष इतने ऊंचे हैं कि उनके सिर पर आसमान और उनके पैरों में पाताल स्पर्श करता है। नेक्स्ट है पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंब। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंब कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। पयोदर्पणे यहाँ पे सप्तमी विभक्ति है। पयोदर्पणे का अर्थ है जल रूपी दर्पण में। स्वप्रतिबिंब अपना प्रतिबिंब यानी कि अपनी इमेज। कौतुकेन उत्सुकता से, इस कौतुकेन में तृतीया विभक्ति है। पश्यन्ति देखते हैं। पश्यन्ति में दृश्य धातु है, यह बहुवचन रूप है। वृक्षः वृक्ष जो है जल रूपी दर्पण में उत्सुकता के साथ अपना प्रतिबिंब देखते हैं। नेक्स्ट है प्रसार्य स्वछाया संस्तरणम कुर्वन्ति। प्रसार्य स्वछाया संस्तरणम। प्रसार्य का अर्थ होता है फैलाकर, स्वछाया अपनी छाया, संस्तरणम बिस्तर को, अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर, कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा वृक्ष सत्कार करते हैं। कुर्वन्ति क्रिया धातु का बहुवचन रूप है प्रथम पुरुष में। इसमें कहा गया है कि जो वृक्ष है अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैला करके सत्कार करते हैं। एक एक शब्द ध्यान रखना है कि शब्द में कौन सी विभक्ति प्रयोग हुई है, कौन सा शब्द बहुवचन है, कौन सा कर्म के स्थान पर आया है, कौन सा कर्ता के स्थान पर आया है। कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। ये सब आपको करवाया जा चुका है। पहली जो क्लास थी जिसमें कारक विभक्ति की थी वहाँ पर आपको बताया गया है कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, इन सब में कौन सी विभक्ति होती है। जिसे इन विभक्तियों के विषय में जानकारी नहीं है वो उस क्लास को देख लीजिए, किस कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। हम शब्दार्थ करेंगे। वने वने प्रत्येक वन में, निवसन्तः रहते हुए, रचयन्ति रचते हैं या बनाते हैं, शाखा डालियाँ, दोला झूला, दोला जो है स्त्रीलिंग शब्द है, आशीना बैठे हुए, विहगा पक्षीगण, मपि कुछ भी, कुजंती कूकते हैं, संततम निरंतर लगातार, साधुजना सज्जन लोग, ईव ईव की तरह या के समान, पिबंती पीते हैं, स्पृशन्ति स्पर्श करते हैं या छूते हैं, नभः आसमान या आकाश, सिरसु सिर पर, वहन्ति ढोते हैं, पयोदर्पणे जल रूपी दर्पण में, स्वप्रतिबिंब अपने प्रतिबिंब को, पश्यन्ति देखते हैं, कौतुकेन आश्चर्य से, प्रसार्य फैलाकर, स्वछाया संस्तरणम अपनी छाया रूपी बिस्तर को, सत्कारम आदर। एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वचनानुसारम ऋक् स्थानानि पूरयत। आपको वचन दिए हुए हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वन जो शब्द है नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंगों के जो शब्द रूप चलते हैं वो कैसे चलते हैं वो इस एक्सरसाइज में दिखाया गया है। प्रथमा विभक्ति दी गई है वनम, वने, वनानि। यहाँ पर आपको वनम, वने, वनानि ये प्रथमा विभक्ति दी गई है। जल की प्रथमा विभक्ति बनानी है जलम, जले, जलानी, बहुवचन में हो जाएगा जलानी। नेक्स्ट है आपका बिंबम। बिंब का क्या दिया हुआ है, एक वचन। आपको द्विवचन और बहुवचन लिखना है। बिंबम का द्विवचन हो जाएगा सेम एज जले। बिंबम, बिंबे, बिंबानी क्या हो जाएगा, बिंबे, बिंबम, बिंबानी। बिंबम, बिंबे, बिंबानी आपको देखते हुए एज इट लिखने हैं। नेक्स्ट आपको दी हुई है वृक्षम, वृक्षो, वृक्षान। ये द्वितीय विभक्ति दिया हुआ है। हमें
पवन का द्वितीय विभक्ति बनानी है। पवनम क्या हो जाएगा? पवनम, पवनौ, पवनान, पवनान। इसके बाद है हमारा जन का। जन का हो जाएगा सेकंड विभक्ति एक वचन में जन्म, जनौ, द्विवचन में जन्म, जनौ, जनान हो जाएगा बहुवचन में। कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। कोष्ठक में दिए हुए शब्दों को उपयुक्त विभक्ति के अनुसार रिक्त स्थान में पूरा कीजिए, यानी कि रिक्त स्थान में लिखिए। अहम रोटिकाम खाद्यामि, मैं रोटी खाता हूँ। यहाँ पे अहम यानी कि मैं जो है करता है, इसमें प्रथमा विभक्ति है। रोटिकाम कर्म कारक है, द्वितीय विभक्ति है। खादामी ये क्रिया है उत्तम पुरुष में, अहम के साथ उत्तम पुरुष क्रिया आती है। तवम पीबसी, यहाँ पे आपको जल दिया हुआ है, जल की जो उचित विभक्ति है वो आपको लिखनी है। तवम पीबसी पीता हूँ। तवम क्या है? कर्ता। आपको क्या पीते हो? जल को पीते हो, तो यहाँ पे जल जो है कर्म कारक है और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। आपको जल की द्वितीय विभक्ति एक वचन लिखना है, क्योंकि जलम, जले, जलानी। पीबसी जो है मध्यम पुरुष में है, क्योंकि तवम के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया आती है। नेक्स्ट है छात्र है, पश्यति। छात्र यहाँ एक वचन है, करता है। छात्र क्या है? करता है। पश्यति देखता है, पश्यति में दृश्य धातु है, लट लकार है, एक वचन है। छात्र देखता है। क्या देखता है? दूरदर्शन। यहाँ पे दूरदर्शन जो है कर्म है और कर्म कारक में क्या होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। तो दूरदर्शन की द्वितीय विभक्ति हो जाएगी दूरदर्शनम। क्या हो जाएगी? दूरदर्शनम। तो आपका सही क्या होगा? छात्र है, दूरदर्शनम पश्यति। नेक्स्ट है वृक्षाः पिबन्ति। वृक्षा बहुवचन है, पिबन्ति बहुवचन है। पिबन्ति पा धातु से लट लकार में बहुवचन प्रथम पुरुष है। वृक्ष पीते हैं। वृक्ष क्या पीते हैं? पवन को पीते हैं। पवन क्या है? कर्म, और कर्म में क्या होती है? द्वितीय विभक्ति। पवन की द्वितीय विभक्ति क्या होगी? क्या हो जाएगा? पवनम। वृक्षाः पवनम पिबन्ति। वृक्षाः पवनम पिबन्ति। नेक्स्ट है ता लिखन्ति। ता जो है बहुवचन है, सा ते ता। सा ते ता ये जो है स्त्रीलिंग बहुवचन में प्रयोग होता है। लिखन्ति बहुवचन है, लिख धातु है। वे सब क्या लिखती हैं? वे सब कथा लिखती हैं। कथा में फिर से क्या हो गया? कर्म कारक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कथाम। क्या आ जाएगा? ता कथाम लिखन्ति। नेक्स्ट है आवाम गच्छावै। आवाम का अर्थ होता है हम दो, गच्छावै जाते हैं। आवाम और गच्छावै दोनों द्विवचन में है। हम दोनों जाते हैं कहाँ? जंतुशाला में। तो यहाँ पे जंतुशाला में क्या हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति। जंतुशाला की द्वितीय विभक्ति क्या बनेगी? जंतुशालाम। क्या बनेगी? आपको ये विभक्तियों के रूप याद रखने हैं कि द्वितीय विभक्ति क्या होगी, प्रथमा क्या होगी, तृतीया क्या होगी। आपको सारे विभक्ति रूप याद रखने हैं। अगर आपको विभक्तियों की नॉलेज नहीं होगी तो आप नहीं बता सकते कि कहाँ पर क्या शब्द रूप बनेगा। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत। नीचे लिखे हुए वाक्यों में कर्तृपद को यानी कि कर्ता पद को चुनिए। जो कर्ता होता है वो कार्य को करने वाला होता है, जो कर्ता होता है वो क्रिया को करने वाला होता है। वृक्षाः नभः शीर्षु वहन्ति। वृक्ष आसमान को सिर पर ढोते हैं। यहाँ पर जो वृक्ष है वो आसमान को सिर पर ढोते हैं। तो ढोने का काम कौन कर रहा है? वृक्ष। क्रिया किसके द्वारा हो रही है? वृक्षों के द्वारा। तो यहाँ पर जो वृक्षा शब्द है ये कर्ता हो जाएगा। वृक्षा शब्द क्या हो जाएगा? कर्ता। नेक्स्ट है विहंगा वृक्षेषु कूजन्ति। विहंगा यानी जो पक्षी गण है वृक्षों पर कूकते हैं। वृक्षेषु में सप्तमी विभक्ति है,
विहंगा में प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। पक्षी गण वृक्ष पर कूदते हैं। अब कूकने का काम कौन कर रहा है? पक्षी। तो विहंगा में क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। विहंगा में हो जाएगा कर्ता कारक। कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। नेक्स्ट है पयोदर्पणे वृक्षा सप्रतिबिंब पश्यन्ति। पयोदर्पणे वृक्षा सप्रतिबिंब पश्यन्ति। जल रूपी दर्पण में वृक्ष अपना प्रतिबिंब देखते हैं। यहाँ पर पयोदर्पणे में सप्तमा विभक्ति है। वृक्षः प्रतिबिंब पश्यन्ति। जो वृक्ष हैं वो जल में अपना प्रतिबिंब देखते हैं। अब देखने की क्रिया कौन कर रहा है? वृक्ष। तो वृक्ष क्या हो जाएगा? कर्ता। और क्या देखते हैं? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब में क्या हो जाएगा? कर्म कारक। वृक्षा कर्ता है, प्रतिबिंब कर्म है। नेक्स्ट है कृषकः अन्नानि उत्पादयन्ति। कृषक अन्न को उत्पादित करते हैं। यानी कृषकः अन्नानि उत्पादयन्ति। कृषक किसान, अन्नानि अन्न, उत्पादयन्ति उत्पन्न करते हैं। कृषक अन्न उत्पन्न करते हैं। अब उत्पन्न करने की जो क्रिया है वो कौन कर रहा है? कृषक। तो कृषक क्या हो जाएगा? कर्ता। और किसान क्या उत्पन्न करते हैं? अन्न। तो यहाँ अन्नानि में क्या हो जाएगा? कर्म। इस क्वेश्चन में आपको कर्ता पूछा गया है, लेकिन मैं आपको साथ के साथ कर्म के विषय में बता रही हूँ कि किस शब्द में कर्म है और किस में कौन सी विभक्ति है। यहाँ पर कृषक कर्ता है और अन्नानि कर्म है। नेक्स्ट है सरोवरे मत्स्या सन्ति। सरोवरे में सप्तमी विभक्ति है। सरोवरे यानी कि तालाब में, मत्स्या मछलियाँ, सन्ति हैं। अब तालाब में कौन है? तालाब में कौन है? मछलियाँ। यहाँ पर मछलियों के होने की अवस्था बताई गई है। आप जानते हो जो क्रिया होती है वो या तो किसी कार्य के करने के विषय में बताती है या किसी की अवस्था बताती है। तो यहाँ पे क्या बताई गई है? अवस्था बताई गई। मछलियाँ कहाँ पर है? सरोवर में। तो जो मछलियाँ हैं यानी कि मत्स्य है, मत्स्य क्या हो जाएगी? कर्ता। सरोवर में अधिकरण कारक है, मत्स्य में कर्ता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। वृक्षः, विहंगा, वृक्षः, कृषक, मत्स्य, ये सभी कर्ता पद हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नाम उत्तराणि एक पदेन लिखते हैं। प्रश्नों के उत्तर हैं एक पद में लिखने हैं। वृक्षः कई पातालम स्पृशन्ति। वृक्षः कई पातालम स्पृशन्ति। जो कई है तृतीया विभक्ति बहुवचन है। वृक्ष किसके द्वारा पाताल को स्पर्श करते हैं या छूते हैं? अब क्रिया के करने का जो कारण होता है, क्रिया के करने का जो साधन होता है, क्रिया के करने का जो साधन होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। यहाँ पर जो क्रिया हो रही है, छूने की क्रिया हो रही है, वो किसके द्वारा की जाती है वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे कई में तृतीया विभक्ति है। चैप्टर में हमने पढ़ा था वृक्ष जो है पैरों से पाताल को छूते हैं। कैसे पैर? जड़ रूपी पैर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पादही। कई के स्थान पर क्या आ जाएगा? पादही। वृक्षा पादही पातालम स्पृशन्ति। कई में तृतीया विभक्ति थी इसलिए पादही में भी तृतीया विभक्ति है। जिस शब्द के स्थान पर कोई नया शब्द प्रयुक्त करेंगे वो भी उसी विभक्ति का और उसी वचन का होता है। नेक्स्ट है वृक्षा किम रचयन्ति। वृक्ष क्या रचते हैं? वृक्षः किम रचयन्ति। वृक्ष क्या रचते हैं या वृक्ष क्या बनाते हैं? वृक्षा क्या बनाते हैं? वृक्षा वन को बनाते हैं। वृक्ष क्या बनाते हैं? वृक्ष वन को बनाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? वनम। नेक्स्ट है विहंगा कुत्र आसीना। पक्षीगण कहाँ बैठे हैं? पक्षीगण, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, पक्षीगण कहाँ बैठे हैं। पक्षी कहाँ पर बैठे थे? शाखाओं पर। तो शाखाओं पर में शाखासु सप्तमी विभक्ति है, क्योंकि जो में पर होता है वो सप्तमी में होता है। शाखा का सप्तमी विभक्ति क्या बनेगा? शाखासु। पक्षी शाखा पर बैठे हैं। नेक्स्ट है कौतुकेन वृक्षा किम पश्यन्ति। कौतुकेन आश्चर्य से, उत्सुकता से। यहाँ पर तृतीया विभक्ति है। वृक्षा क्या देखते हैं? वृक्ष आश्चर्य से क्या देखते हैं?
अपना प्रतिबिंब, तो किम के स्थान पर क्या आ जाएगा, स्वप्रतिबिंब। सुकेन वृक्षा किम पश्यन्ति, वृक्ष आश्चर्य से अपना प्रतिबिंब देखते हैं, किम के स्थान पर स्वप्रतिबिंब हो जाएगा। नेक्स्ट है समुचितै पदै रिक्त स्थानानि पूरयेत्, यानी कि उचित पद से रिक्त स्थान पूरा कीजिए। गज है गजौ गजा, ये आपको जो दिया है गज जो है पुल्लिंग शब्द है, आकारांत है। इसका शब्द रूप राम की तरह, बालक की तरह चलेगा। जैसे बालक का चलता है बालका, बालकौ, बालकः। जो भी आकारांत पुल्लिंग शब्द है सबका बालक शब्द रूप की तरह ही चलेगा। आपको एक याद कर लेना है, सारे उसके जैसे ही होंगे। गज है गजौ गजहा। नेक्स्ट है अश्व। अब अश्व भी क्या है, अकारांत है, यानी कि ऐसे इसका अंत हो रहा है, तो अश्व भी गजे की तरह ही होगा। अश्व अश्वौ क्या होगा, अश्वौ। द्विवचन में अश्वौ होगा और बहुवचन में अश्वा होगा। नेक्स्ट है ये यहाँ पर आपको द्वितीय विभक्ति दी गई है, सूर्यम सूर्यौ सूर्यान। आपको चंद्र की लिखनी है, तो क्या चंद्रम चंद्रौ चंद्रान। आपको एज इट जैसे लिखा हुआ है उसको देख के लिखना है, चंद्रम चंद्रौ चंद्रान। नेक्स्ट दिया हुआ है तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति होगा विडालेन विडालाभ्याम विडाले, विडालेन विडालाभ्याम विडालई। अब आपको मंडूकी बनानी है, क्या हो जाएगा, मंडूकेन मंडूकाभ्याम मंडूकई। नेक्स्ट है चतुर्थी विभक्ति, सर्पाय पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्य, वानराय वानराभ्याम वानरेभ्य। पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति है मोदकात् मोदकाभ्याम मोदकेभ्य, वृक्षात् वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्य। षष्ठी विभक्ति है जनस्य जनियो जनानाम, सुकस्य सुखियो सुकान। नेक्स्ट है शिक्षके शिक्षकयो शिक्षकेषु, मयूरे मयूरो मयूरेषु। संबोधन, हे बालक हे बालकौ हे बालका, हे नर्तक हे नर्तकौ हे नर्तका। आपको यहाँ पर गज का, अश्व का, सूर्य का, चंद्र का, बिडाल का, मंडूक का, सर्प का, वानर का बहुत सारे शब्द रूप दिए हुए हैं। एक एक लाइन से आपको बता दिया गया है कि प्रथमा में ये बनेगा, द्वितीय में ये बनेगा, तृतीय में ये बनेगा। सारे के सारे शब्द अकारांत है और इन सब का एक जैसा बनेगा। आपको एक याद कर लेना है, जैसे राम का या बालक का या फिर गज का, बाकी उसके जैसे ही होंगे। आपको ये याद करने हैं, लिख के देख लेने हैं। बिन प्रकृतिकम पदम चिनुत है, जो बिन प्रकृति का पद है वो चुनना है, यानी कि जो इन सब में अलग होगा वो बताना है। गंगा लता यमुना नर्मदा, गंगा लता यमुना नर्मदा। अब देखो ये सारे के सारे आकारांत हैं और स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब इनमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग लिंग के अनुसार तो नहीं बता सकते हम कि कौन सा अलग है, लेकिन गंगा यमुना नर्मदा ये तीनों नदियां हैं। लता नदी नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा अलग, लता। इसमें जो लता है वो इनसे भिन्न हो जाएगा। उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम। अब देखो यहाँ पे उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम ये सारे के सारे नपुंसकलिंग शब्द हैं। उद्यानम कुसुमम फलम ये सभी के सभी उद्यान से जुड़े हुए हैं कि उद्यान में फूल होते हैं, उद्यान में फल होते हैं। यहाँ पे जो चित्र है वो अलग है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चित्रम इनसे भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट है लेखनी तुलिका चटका पाठशाला। लेखनी तुलिका पाठशाला ये तीनों शब्द पाठशाला से जुड़े हैं। तो यहाँ पे जो चटका है, चटका का अर्थ होता है चिड़िया, ये इन तीनों शब्दों से अलग है, इसलिए आम्रम कदली फलम मोदकम नारंगम। आम फलम केला, आम्रम आम है, कदली फलम केला, मोदकम लड्डू, नारंगम नारंगी यानी कि संतरा। यहाँ पे आम केला नारंगी ये सब फल है, लेकिन अलग हो जाएगा। में लता अलग है, दूसरे में चित्रम अलग है, तीसरे में चटका अलग है और चौथे में मोदकम अलग है। चैप्टर की एक्सरसाइज हो गई है। इस चैप्टर में इतना ही था, क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप कि आपको चैप्टर समझ आया होगा।